हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज मैं आपको बीएनएसएस के कुछ आगे चैप्टर बताने जा रही हूँ। पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है उसके बारे में डिटेल से आपको विथ डायरेक्ट 1-to-1 मैंने डिस्क्राइब किया था। अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट में तो हमने देखा था कि ये प्रारंभिक था, प्रिलिमिनरी था, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 था। सेक्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन क्लोज है, और उसमें मैंने कुछ एक डेफिनेशन भी बताई थी जो मोस्ट थी। उसके बाद चैप्टर सेकंड था जो क्रिमिनल कोड के क्लासेस के बारे में कहता था, और उनका जुरिस्डिक्शन और लोकल जुरिस्डिक्शन किस हिसाब से और उनका सबॉर्डिनेशन किनके किनके पास है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब आगे हम चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर थर्ड की ओर चलते हैं। चैप्टर थर्ड में आई होप सबके पास डायरेक्ट होगा। चैप्टर थर्ड के अंदर पावर्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में बता रखा है। जैसा कि क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें तो क्रिमिनल कोर्ट्स 4 कोर्ट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट ऑफ सेशन, सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आपको पता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और उनका कंट्रोल भी ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट का पास ही रहता है। बाकी हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, और जो कितने कोर्ट बनाने हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, कोर्ट ऑफ सेशन कितने बनाने हैं, इनका जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर देखा था। अब चैप्टर थर्ड के अंदर बात आती है कि इन कोर्ट को पावर क्या क्या होगी, मतलब कितनी पावर है कि कितनी पेनल्टी लगा सकता है, कौन सा, जैसे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी पेनल्टी लगा सकता है, कितनी टाइम की सज़ा दे सकता है, और सेकंड क्लास के पास क्या पावर है, सीजेएम के पास क्या पावर है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या पावर है, हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर जो सेक्शन आएंगे वो सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन आएंगे, इसमें सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 29 इसके अंदर कवर किए गए हैं जो चैप्टर थर्ड है। सबसे पहले जो सेक्शन है 21 कहता है, आई रीड, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता ए क्लोज ए, any offence under Bharatiya Nyaya Samhita 2023 may be tried by High Court, the Court of Session and any other court by which such offence is shown in the first schedule is to be triable। आपको पता है कोई भी हाई कोर्ट को तो पावर है ही, स्टेट के अंदर जितने भी जितने भी अपराध हो रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, क्योंकि आपको पता है बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता के लिए बनी है, तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जितने भी अपराध हो रहे हैं तो हाईकोर्ट तो ट्रायल कर ही सकता है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन है, और उसके बाद वो कोर्ट आएंगे जिनको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पावर दे रखी है। स्पेसिफिकली जो ऑफेंस उसमें कह रखा है, फर्स्ट शेड्यूल में यही बता रखा है कि कौन सा ऑफेंस बेलिएबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलिएबल है, कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, और कौन सा मजिस्ट्रेट उसकी ट्रायल करेगा, इस बात के बारे में बता रखा है। तो उसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ होगा कि ये ऑफेंस है और उसको ये मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा। उसमें लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और सेकंड क्लास, या फिर एनी मजिस्ट्रेट इसमें लिखा हुआ होगा। तो जो फर्स्ट क्लास सबसे पहले कौन कौन ट्रायल करेगी भारतीय न्याय संहिता के अंदर दिए गए अपराधों की, पहला हाई कोर्ट करेगा, दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, तीसरा करेगा इसके अंदर जो कोर्ट है वो कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बता रखे हैं। इसकी हेडिंग थोड़ी मैंने पढ़ना भूली, कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल, मतलब कौन सा कोर्ट किस ऑफेंस की ट्राई करेगा उसके बारे में बता रखा है। फिर है प्रोवाइडेड एट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, सेक्शन 65। अब ये जो रेप से संबंधित केसेस हैं, ठीक है, जो भारतीय न्याय से जो आईपीसी की धारा 376 हुआ करती थी, तो सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाय अ कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर बाय अ वुमन। मतलब जहाँ पर महिला जज बैठी होगी उनके द्वारा ये रेप से संबंधित जो मामले हैं, जो पहले धारा 376 हुआ करती थी आईपीसी की और धाराएं हुआ करती थी, तो वो ट्रायल करेगा। लेकिन अब 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 किस कौन ट्रायल करेगी, जितना कि पॉसिबल हो तो किसके द्वारा होगा, वुमन प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा होगा। देन सबसेक्शन जो इसका क्लोज बी है वो क्या कहता है, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन्ड मे बी ट्राइड। मैनी मतलब ये सारे अपराध तो बताती है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में बता रखे हैं, और
उसके अलावा जो रेप से संबंधित अपराध है वो बताती है स्पेसिफिकली कि वुमेन द्वारा किए जाएंगे। लेकिन अब जो इसके अलावा जो अपराध है वो व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच लॉ, या तो उस लॉ के अंदर मतलब मेंशन है कि यही कोर्ट करेगा। जैसे पोक्सो की अगर बात करें तो चिल्ड्रन कोर्ट, और चिल्ड्रन कोर्ट इनडायरेक्टली सेशन कोर्ट्स ही होते हैं, तो वो ट्रायल करेंगे। जुवेनाइल जस्टिस की बात करें तो जेजेपी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है। तो स्पेसिफिकली जहाँ पर जिस लॉ के अंदर दे रखा है वो कोर्ट इनकी ट्रायल करेगा और बी ट्राइड बाय सच कोर्ट, उन्हीं कोर्ट द्वारा की जाएगी। एंड व्हेन नो सच कोर्ट इज मेंशन, और जहाँ पर कोई कोर्ट का मेंशन ही नहीं है कि किस कोर्ट द्वारा इनकी ट्रायल होगी। ट्रायल बेसिकली है क्या, ट्रायल को अभी भी ना तो सीआरपीसी में डिफाइन थी ना बीएनएसएस में डिफाइन है, लेकिन ट्रायल विचारण होता है जब मतलब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। इंक्वायरी भी मजिस्ट्रेट करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला करता है, और उसके बाद जब ट्रायल चार्ज फॉर्म होते हैं, ठीक है, आरोप लगते हैं, फॉर्मल चार्ज फॉर्म होते हैं, उसके बाद ट्रायल से मजिस्ट्रेट ये पता लगाता है कि जो अमुक व्यक्ति है, एनी जो पर्सन है उसके समक्ष आया है अपराध करके, वो अपराधी अक्यूज्ड को कन्विक्ट करना है या उसको इनोसेंट घोषित करना है, उसके बारे में वो निर्णय करता है। ये सारी प्रोसीजर ट्रायल कहलाती है। वो कंक्लूजन पर पहुंचता है, ट्रायल से ही वो कंक्लूजन से पहुंचता है एविडेंस वगैरह से कि व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं है, वेदर ही इज गिल्टी और नॉट, इट इज डिसाइडेड बाय द ट्रायल। ठीक है, और ये मजिस्ट्रेट द्वारा होती है, आपको पता है कोर्ट में मजिस्ट्रेट करता है द हाई कोर्ट। और अब इसमें बता रखा है व्हेन नो सच कोर्ट इज मेंशन्ड, जहाँ पर कोई कोर्ट ऐसा मेंशन नहीं है, मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, या तो हाई कोर्ट द्वारा, एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल, या तो हाई कोर्ट करेगा या फिर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो कोर्ट बता रखे हैं वो कोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सेक्शन था 21, जो पहले सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 26 हुआ करता था। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ना तो सीआरपीसी के अंदर ना बीएनएसएस के अंदर। इस सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, खाली नंबर बदला है, यहाँ 21 है, वहाँ 26 था। इसमें सिंपल यही बात कह रखी है, बीएनएस के अपराध हैं जो भारतीय न्याय संहिता के अपराध है, वो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और फर्स्ट शेड्यूल वाले कोर्ट ट्रायल करेंगे। ठीक है, प्रोवाइजो में ये दे रखा है कि रेप से संबंधित केस को महिला प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा ट्रायल किया जाएगा। एनी अदर ऑफेंस को ट्रायल किया जाएगा जो कि कोर्ट मेंशन है तो मेंशन कोर्ट कर लेंगे, और नहीं बता रखे हैं तो हाई कोर्ट कर लेगा या फर्स्ट शेड्यूल वाले कोर्ट कर लेंगे। तो ये सिंपल इसका कंक्लूजन था सेक्शन 21 का। आगे सेक्शन 22 है। 22 कहता है सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास, मतलब हाई कोर्ट और सेशन जजेस किस तरीके की सजा दे सकते हैं उसके बारे में बताया है। जो सेक्शन 28 सीआरपीसी था वही सेक्शन 22 है। इसके अंदर भी 28 और 22 के अंदर एक चेंज है, जो 28 का 3 था, 28 सबसेक्शन 3 जो था वो हटा दिया गया है। ठीक है, और वो जहाँ तक की बात है वो मेट्रोपॉलिटन जो शायद सिटीज़ जो थी, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, सॉरी, 28 3 जो सीआरपीसी का 28 3 हुआ करता था वो हटा दिया गया है। वो बात करता था असिस्टेंट सेशन जज की क्या पावर है सजा देने की, क्योंकि असिस्टेंट सेशन जज की जो पोस्ट है या कह सकते हैं जो पद है वो अब बीएनएसएस के अंदर नहीं है। असिस्टेंट सेशन जज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है बीएनएसएस के अंदर, इसलिए वो क्लोज ही हटा दिया। जब वो व्यक्ति नहीं है तो सजा कौन पास करेगा। तो सेक्शन 22 कहता है कि सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास। इससे पहले एक सीआरपीसी के अंदर सेक्शन होता था सेक्शन 27, आप सभी को पता है, जो जुवेनाइल से डील करता था। तो वो भी उस वैसे भी सीआरपीसी के अंदर भी उस सेक्शन की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि जुवेनाइल को डील करने के लिए सेपरेट एक्ट बन रखा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, और उसके तहत ही वो डील होते हैं। तो सेक्शन 22 कहता है कि अ हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। ठीक है, कानून द्वारा प्राधिकारित या विधि द्वारा प्राधिकृत जो भी सजा है वो हाई कोर्ट दे सकता है। हाई कोर्ट तो कुछ भी दे सकता है, कोई भी सजा दे सकता है जो कानूनन मतलब सही हो। और सेकंड ये कहता है कि अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, दो ही पोस्ट हैं यहाँ पर, असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, लिख भी लेना इसको, असिस्टेंट सेशन जज नहीं है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में pass any sentence authorized by law but subject of death passed by
एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। लेकिन किसी भी एडिशनल सेशन जज या सेशन जज को किसी भी सेंटेंस को पास करने की इजाज़त होती है, लेकिन डेथ सेंटेंस पास करने के लिए कंफर्मेशन, इसलिए कंफर्मेशन आप आगे सेक्शन आएंगे कंफर्मेशन के लिए कि सेशन जजेस को या सेशन कोर्ट को डेथ अगर सेंटेंस उसने पास तो कर सकता है डेथ सेंटेंस, लेकिन कंफर्मेशन किसको करवानी होगी, हाई कोर्ट को करवानी होगी। ठीक है, तो ये तो है कि सेशन जज में कोई भी दे सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस के लिए कंफर्मेशन लेगा हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट तो कोई सी भी दे सकता है जो ऑथराइज्ड बाय लॉ है। और इसका जो अगला क्लोज था पहले 28(3) वो हटा दिया, असिस्टेंट सेशन जज से रिलेटेड था और वो अब नहीं है। अब सेक्शन है 23 कहता है विच सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास है। अपने काम का सेक्शन यही है। ठीक है, जाते यही बनना है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि राजस्थान के अंदर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जैसी पोस्ट ही नहीं है, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल एक प्रमोशन फ्री का है। तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात आती है अपने यहाँ पे, और सेकंड क्लास की भी है इसमें। सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास, मजिस्ट्रेट कौन सी सेंटेंसेस दे सकता है, मतलब कौन सी सज़ा दे सकता है, कितनी सज़ा दे सकता है। सेक्शन 29 सीआरपीसी हुआ करता था, जो सेक्शन 23 है अब। सेक्शन 23 क्या कहता है, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। तो सीजीएम कितनी, थोड़ा सा उल्टा है, मतलब कोई सी भी सज़ा दे सकता है लेकिन इनके अलावा नहीं देगा। तो मतलब डेथ नहीं दे सकता, मृत्युदंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता, और 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता। कौन नहीं दे सकता, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता है। फिर उसके बाद सेकंड इसका जो क्लोज है वो कहता है द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। पहले भी 3 ईयर थी, अब भी 3 ईयर ही है, 3 ईयर ही है। एंड नॉट एक्सीडिंग 50,000। राजस्थान में तो पहले 50,000 रुपये लिमिट थी, लेकिन अब सीआरपीसी में भी कर दी। पहले ये लिमिट हुआ करती थी 10,000 रुपये, और अब क्या कितनी करती है, इसको बढ़ाकर 50,000 रुपये तक का आप जुर्माना दे सकते हो, 3 साल तक के लिए किसी को जेल भेज सकते हो, और दोनों ही दे सकते हो। एक चीज़ और लिख रखी है, कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि जब कम्युनिटी सर्विस जो इसकी बीएनएस के अंदर पनिशमेंट की जो टाइप्स है, उसमें एक नई टाइप जोड़ी गई है कि कम्युनिटी सर्विस जैसी भी सज़ा आप दे सकते हो। भारतीय न्याय संहिता के अंदर दंड के रूप में आप कम्युनिटी सर्विस का भी दे सकते हो, और ये कम्युनिटी सर्विस बीएनएस के अंदर नहीं डिफाइन कर रखी है कि कम्युनिटी सर्विस में करवाना क्या है, किस टाइप की सज़ा देनी है उसको, ये डिफाइन कर रखी है यहीं पर ही। तो इसको ये रेफरेंस ले लेना आप। इसके 23 के एक्सप्लेनेशन में डिफाइन कर रखा है कि कम्युनिटी सर्विस किसको कहेंगे, किस तौर पे आप कम्युनिटी सर्विस की सज़ा देंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सज़ा दे सकता है। 3 साल तक के लिए किसी को जेल दे सकता है, 50,000 तक का जुर्माना लगा सकता है सॉरी दोनों ही कर सकता है, और कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। नहीं जोड़ती। कम्युनिटी सर्विस को क्या होती है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहले। कम्युनिटी सर्विसेज शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर अ कन्विक्ट टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। कोई सा भी काम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, लेकिन किस फॉर्म में होगा, पनिशमेंट के तौर पे, सजा के लिए के तौर पे होगा, उसको सिखाने के लिए, मौज मस्ती के तौर पे नहीं, पनिशमेंट के फॉर्म में होगा। दैट बेनिफिट द कम्युनिटी, जो किसी जन समुदाय या एक स्पेसिफिकली कोई कम्युनिटी को, समुदाय विशेष के लिए लाभदायक होगा। फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल टू एनी रेम्यूनरेशन। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जेल के अंदर चक्की चलाई, आटा वगैरह पीसा, ऐसे मान लो कि कम्युनिटी सर्विस उसको मिला है, और वो जाके क्लेम नहीं कर सकता, कोर्ट से नहीं मांग सकता कि मैंने पूरे साल आटा पीसा है जेल के अंदर, तो उसका मेहनताना नहीं मांग सकता। उसके लिए नो एंटाइटल फॉर एनी रेम्यूनरेशन, किसी भी प्रकार के रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल नहीं है। ओके, ठीक है, तो मेहनताना नहीं मांग सकते। कोर्ट कोई भी काम करवा सकती है पनिशमेंट के तौर पे, जो किसी जन समुदाय के लिए लाभदायक है, लेकिन इसके लिए वे व्यक्ति, अक्यूज्ड पर्सन जो कन्विक्ट है, वो मेहनताना नहीं मांग सकता। 23 का थर्ड कहता है कि द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, वही है, पहले भी 1 ईयर थी, एंड नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ और बोथ।
ठीक है। 10,000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना नहीं दे सकता और कम्युनिटी सर्विस दे सकता है, ठीक है, सजा के तौर पर। तो सिंपल अगर ब्रीफ करें, और पहले जो 29 का 4 होता था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट CMM के बारे में जो होते थे, वो अब सेक्शन नहीं है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ का जो कंसेप्ट है इसके अंदर, वो भी इसके अंदर हटा दिया, और असिस्टेंट सेशन जज का कंसेप्ट भी इसके अंदर हटा दिया BNSS के अंदर। तो 23 को मैं एक ब्रीफ में बताती हूँ। सेंटेंसेस जो मजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं, कितनी सजा मजिस्ट्रेट दे सकता है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सॉरी CGM जो दे सकता है, वो किसी भी सजा दे सकता है डेथ, एलाई और 7 साल से अधिक की सजा को छोड़कर। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल से ज़्यादा की सजा नहीं दे सकता, 50,000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकता और कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 साल तक की सजा दे सकता है और 10,000 रुपये तक के से ज़्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकता और कम्युनिटी सर्विस की सजा दे सकता है। और कम्युनिटी सर्विस क्या होती है, तो 23 का एक्सप्लेनेशन कहता है। इसको रेफर आप BNSS के जो सेक्शन है, जो कितनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो आता है उसमें, उससे आप लिंक करना। आगे चलते हैं अपन सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है कि सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डिफॉल्ट ऑफ फाइन। डिफॉल्ट ऑफ फाइन का मतलब होता है कि जैसे किसी पर जुर्माना लगाया कि 10,000 रुपये जुर्माना लगाया और 1 साल की सज़ा दे दी। अब वो व्यक्ति इतना निकम्मा है कि उसने 1 साल की सज़ा तो काट ली, लेकिन 10,000 रुपये जुर्माने के तौर पे नहीं दिए, ठीक है। तो उस जुर्माने के बदले, उस जुर्माने का जो डिफ़ॉल्ट किया है उसने, उसके बदले में उसको फिर क्या करेंगे, पैसे उससे निकलवा तो सकते नहीं, तो उसको और जेल भेज दो। उसके बदले में जब और जेल भेजा जाता है तो उसको कहते हैं सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। उसने जुर्माना नहीं चुकाया, उसके एवज में, उसके डिफ़ॉल्ट में उसको क्या भेज दो, जेल भेज दो। अब जेल कितना भेजा जाएगा, कितने टाइम के लिए भेजा जाएगा, उसकी कैलकुलेशन ये सेक्शन करता है, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। सेक्शन 24 जो सेक्शन 30 ऑफ CRPC हुआ करता था। फर्स्ट है, द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट एज फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है। जितना मतलब ऑथराइज्ड है उतना कर सकता है, लेकिन अनलिमिटेड हो सकता है, एक्सेसिव नहीं हो सकता, ऐसी बात उसमें आती है BNS के अंदर। BNS में आती है ना ये बात। देखो पढ़ते हैं इसको आगे। इसको कुछ तो रिलेट भी करना पड़ेगा आपको। जो सेक्शन जो BNS का है 8(1) और 8(2), ठीक है, उनसे भी इसको रिलेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद सेक्शन 8 से रिलेट करना पड़ेगा। अपन इसको इसमें पढ़ते हैं सेक्शन 24। द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, provided that the term is not in excess of the power of the magistrate under section 23। जैसे सेक्शन 23 के अंदर CGM कितनी दे सकता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की पावर डिफाइन कर रखी है, ठीक है, 7 साल, 1 साल और 3 साल बता रखी है। उससे ज़्यादा की पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए। एंड बी क्लोज कहता है शैल नॉट वेयर द इम्प्रिजनमेंट इज अवॉर्डेड has been awarded as part of the substantive sentence exceed 1/3 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as a punishment for the offence otherwise than as imprisonment इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब 1/4 से 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है जितना सब्सटेंटिव है, ठीक है ना। जितना सब्सटेंटिव इसका मतलब है, जैसे किसी के लिए 3 साल है तो 3 साल का 1/4 मतलब होना चाहिए। 3 साल का 1/4 से ज़्यादा का आप उसको डिफ़ॉल्ट के अंदर आप पनिशमेंट उसका नहीं दे सकते हो। फिर है उसके अंदर आगे क्या कहता है ये, द imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the magistrate under section 23। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि उसको 1 साल की तो मेन सज़ा मिली, ठीक है, और उसको फाइन भी चुकाना था और फाइन उसने चुकाया नहीं। उसको डिफ़ॉल्ट फाइन और डिफ़ॉल्ट उसको सज़ा मिली मान लो 2 महीने की, तो उसको ओवरऑल जो जेल जाना होगा वो 1 साल 2 महीने के लिए जाना होगा। वो ये नहीं कह सकता 1 साल की तो आपने दे दी, 2 के और दे रहे हो आप, तो नहीं, वो अलग से काटनी पड़ेगी। सब्सटेंटिव जो सज़ा है उसकी, जो मूल सज़ा है, सब्सटेंटिव का मतलब है मूल सज़ा, मूल सज़ा है उसके अलावा ये सेंटेंस होगी, नहीं तो फिर मतलब ही क्या रहा।
उसका तो और फायदा हो गया, ये तो जुर्माना भी नहीं देना पड़ा और उसी सजा के अंदर उसने वो सजा भी, डिफॉल्ट की भी सजा काट ली, तो इसलिए उस सजा से अलग होगा ये, ठीक है, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। द imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term, लेकिन वो कितनी होगी, जितना कि मजिस्ट्रेट की पावर की मैक्सिमम है उस उतनी ही हो सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। मजिस्ट्रेट की पावर बता रखी है सेक्शन 23 में, उससे ज़्यादा की ये नहीं होगी, ठीक है। तो 1/4 इसका ध्यान रखना, सब्सटेंशियल जो मूल सज़ा का 1/4 होगा, और जो इन एडिशन होगा 1/4 भी होगा, और इन एडिशन टू सब्सटेंटिव जो सेंटेंस है उसके उसमें होगा, ओके। अब आगे चलते हैं हम सेक्शन 25, सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। अब क्या होता है कि कई बार एक जो अभियुक्त होता है, एक्यूज्ड होता है, वो व्यक्ति अपराधी एक तो ऑफेंस करता नहीं है, मान लो चोरी करी, चोरी करते करते उसने रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, और भी हाउस ट्रेसपास कर दिया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर दी, तो एक ही मतलब जो अपराध करने की सीरीज में उसने बहुत सारे व्यक्ति एक ही अपराध एक ही ट्रांजेक्शन में खूब सारे कर दिए, तो अब उनकी ट्रायल क्या हो रही है, खूब सारे ऑफेंसेस की ट्रायल एक ही खूब सारे ऑफेंसेस है और ट्रायल एक ही हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, उनकी सेंटेंसेस कैसे चलेगी, क्योंकि सबके लिए अलग अलग सज़ा तो मिलेगी ही उसको, और एक कंक्लूड करके भी मिल सकती है, लेकिन अब उनकी ट्रायल कैसे चलेगी, ट्रायल कैसे होगी, तो कैसे दी जाएगी उनको सज़ा। तो सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, तो उनको कैसे, किस तरीके से, एक ही ट्रायल के अंदर बहुत सारे अपराध है तो उनको सज़ा किस तरीके से मिलेगी, उसके बारे में सेक्शन 25 कहता है। सेक्शन 25 फर्स्ट सब सेक्शन क्या कहता है, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड, ठीक है, कन्विक्टेड है, दोषी है, कि एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, एक ही ट्रायल में एक से 2 से ज़्यादा अपराध किए हैं उसने, और द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द बीएनएस, ठीक है, और बीएनएस के जो प्रावधान है, सेक्शन 9 धारा 9 के जो प्रावधान है, धारा 9 क्या कहती है, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, ठीक है, लिमिट बताती है कि बहुत सारे अपराध किए हैं तो उनमें कितनी मतलब सज़ा दी जाएगी, उसमें यही बता रखा है कि अगर एक सज़ा, जैसे पहले एक बार सेक्शन 9 अपन पढ़ ही लेते हैं बीएनएस का। देखो सेक्शन 71 बीएनएस का क्या, सॉरी सेक्शन 9 बीएनएस का क्या कहता है, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, सेवरल ऑफेंसेस किए कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी, अपराध बहुत सारे हैं, ठीक है, और एक ही ट्रांजेक्शन में किए, तो अब उनकी उनका पीरियड कितना होगा, कितनी उसको सजा मिलेगी, ठीक है। वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, और हर एक पार्ट अपने आप में ऑफेंस है, जैसे चोरी की, चोरी करते वक्त हाउस ट्रेसपास किया, वहाँ पर मारपीट की, किसी को गोली भी मार दी, किसी का मर्डर भी कर दिया, तो अलग अलग पार्ट में किसी अपराध को किया है एक ही ट्रांजेक्शन में, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच इज ऑफेंस अनलेस इट इज प्रोवाइडेड एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, मतलब एक से ज़्यादा के लिए वो अभियुक्त नहीं होगा जब तक कि मतलब अपराधी को दंड नहीं मिलेगा जब तक कि एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आगे क्या कह रहा है, इसको आगे पढ़ते हैं। Where anything is an offence falling within 2 or more separate definition of any law in force for the thing time being by which offences are defined or punished, जहाँ पर उसके हिसाब से मिल जाएगा, जहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन के अंदर अपराध आता है तो उनके हिसाब से मिल जाएगा। Where several acts of which one or more than है, मतलब दो या दो से अधिक या एक से अधिक कार्य मिलकर एक अलग ही अपराध बनाते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से डिफरेंट ऑफेंस बनाते हैं तो उसके हिसाब से मिल जाएगा। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद अ मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज है, तो इन सब मामलों में ऑफेंडर को, अपराधी को उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी जितना कि वो कोर्ट है उनका मतलब सक्षम है देने के लिए, उस न्यायालय की अधिकारिता से ज़्यादा कि उसको मतलब सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है, सीवियर पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। The offender shall not be punished with more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offense, जैसे कि एक ऑफेंस के लिए कर सकता है उससे ज़्यादा के लिए नहीं कर सकता
है। अब और जैसे कि एक एग्जांपल है इसमें दे रखा है कि ए ने बी को, ठीक है, ए ने जेड को 50 स्ट्रोक मारे, मतलब लाठी से 50 बार उस पर डंडे मारे या वार किया। तो ए को हर मार पर, जैसे एक डंडा मारा उसके लिए ए अलग सजा, फिर दूसरा डंडा मारा उसके लिए अलग सजा, ऐसा नहीं मिलेगा। पूरी बीटिंग के लिए क्या है कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एक सेक्शन लग रहा है, ठीक है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट वाला सेक्शन लग रहा है, तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के लिए ही उसको सजा मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल के लिए ही सजा मिलेगी, हर एक स्ट्रोक के लिए। जैसे इसने 50 बार उस पर वार किया लाठी से, तो 50 के लिए 50 साल की सजा इस पर नहीं मिलेगी। हॉल को एक ट्रांजेक्शन मानकर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में जितनी सजा दे रखी है तो उस हिसाब से इसको सजा मिलेगी, ठीक है। बी इसमें कह रहा है कि यही ए यहाँ पर क्या करता है, बी को मारता है, यहाँ पे जेड दे रखा है, जेड को मारता है, बीच में उसको वाई आ जाता है बचाने के लिए, और एक एक बार वाई पे भी कर देता है, ठीक है ना, एक डंडा वाई को भी लग जाता है। तो यहाँ पर उसको ए और सॉरी जेड और मतलब जेड और वाई दोनों को मारने के लिए सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि खाली जेड को 50 एक बार ही मारा और बीच में वाई आया तो वाई पे ज़्यादा गुस्सा आया तो उसको 50 बार मार दिया, तो उसको वाई के लिए कुछ सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। पहले वाला एग्जाम्पल में एक ही व्यक्ति को एक से ज़्यादा ब्लो मिल रहे थे, मार मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरा व्यक्ति बीच में सीधा सा है इंटरफेयर करने के लिए आ रहा है, तो उसको अलग से उसकी सज़ा मिलेगी, मतलब दोनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो उसको पनिशमेंट दोनों के लिए ही मिलेगी। तो ये तो था सेक्शन 9 BNS का, जो ये बात कहता है, जो सेक्शन 71 था पहले IPC का, तो ये चीज़ कहता है कि मतलब एक ही ट्रायल में एक से ज़्यादा अपराध है तो कैसे सज़ा दी जाएगी, ठीक है। अब सेक्शन 25 पढ़ते हैं अपन। व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट अ वन ट्रायल, जहाँ पर एक ट्रायल हो रही है जिसमें 2 या 2 से अधिक अपराध हैं, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9, पता चल गया सेक्शन 9 में क्या है BNS में, सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंस, तो उसी हिसाब से उसको उस ऑफेंस उस अपराध के लिए सजा दे देगी। जैसे यहाँ पर ए और बी ने 50 ए ने 50 स्ट्रोक मारे, लेकिन उसको एक ही ट्रांजेक्शन मानकर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के लिए सजा दी थी, तो ऐसे उसको सजा दे दी जाएगी, ठीक है। आगे है to the several punishment prescribed therefore which such a court is competent to inflict, जितना कोर्ट competent to inflict है मतलब देने के लिए सक्षम है, the court shall considering the gravity of offense, ठीक है। ये सजा देते टाइम में ग्रेविटी देखेगा कि संगीन तरीके से, कई बार होता है कि सिंपली गोली मार दी, ठीक है, कोई कोई तड़पा तड़पा के गोली मारते हैं या अलग ही तरीके से उसको तड़पा के उसको मारते हैं, तो संगीनता देखी जाएगी कि अपराध को करने का तरीका कितना संगीन था, कितना घिनौना था, उसको देखा जाएगा। एंड ऑर्डर सच पनिशमेंट टू रन कंकरेंटली और कॉन्सिक्यूटिवली, ठीक है। तब इसको देखते हुए कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि पनिशमेंट साथ साथ चलनी चाहिए, जैसे अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा थी, तो कहते हैं जैसे एक अपराध में 3 साल की दी, एक में 2 साल की दी, एक में 1 साल की दी, ठीक है, इस तरीके से सजा देती कोर्ट ने। तो कोर्ट ये स्पेसिफिकली बताएगा कि कॉन्करेंटली चलेगी, साथ साथ चलेगी, कंसिक्यूटिवली एक के बाद एक चलेगी, ठीक है, ये बता देगा कोर्ट, ठीक है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, और सारी कोर्ट के डिस्क्रिशनरी, अगर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं हो तो कोर्ट काम ही नहीं कर सके। सेक्शन 25(2) क्या कहता है, इन द केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस, मतलब जो एक के बाद एक चल रही, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence, to send the offender for a trial before a higher court। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अपने पढ़ा सेक्शन 23 के अंदर कि CJM कितनी दे सकता है, 7 साल से ज़्यादा की नहीं दे सकता, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल से ज़्यादा की नहीं, और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 साल से ज़्यादा की नहीं दे सकता। अब मान लो CJM साहब दे रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं और कॉन्जिक्यूटिव सज़ा दे रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव सज़ा में 7 साल से ज़्यादा का नहीं देना है। एक में देती उन्होंने 3 साल, एक में देती 3 साल और एक में और देती 3 साल, और उन्होंने कह दिया एक के बाद एक चलेगी, 3-3 साल के हिसाब से ये हो गई 9 साल, तो ये तो CJM की पावर के बाहर हो गया। ऐसा नहीं है, इसके लिए वो हायर कोर्ट को कमिट नहीं करेंगे केस की सज़ा आप इनसे ज़्यादा दो, ऐसा नहीं है, वो खुद दे सकते हैं। कॉन्सिक्यूटिव के केस में सिंगल ऑफेंस में 7 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए,
हाँ, एग्रीगेट अगर हायर हो रहा है, कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब वो खुद ही मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ट्रायल कर सकता है, मतलब उसको आगे बढ़ा सकता है, सज़ा दे सकता है। प्रोवाइडेड डेट, प्रोवाइडेड डेट एक क्लोज कहता है, प्रोवाइजर क्या कहता है, इन नो केसेस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर्स। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लो ज़्यादा करते हुए जैसे 6 साल, 6 6 12 6 18 ही हो रहे हैं, तो कई बार ऐसा केस हो जाता है जैसे ज़्यादा की सज़ा देती, और जो पूरा का पूरा पीरियड है वो पीरियड कितना हो गया, 20 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देते देते अब जैसे 9 साल तक था, अभी अपन ने एग्जाम्पल दिया तो 9 साल तक हो गई थी तो चल सकता है, लेकिन ये पीरियड 20 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। और जो ये आजीवन कारावास का कंसेप्ट आया था कि 14 साल के लिए आजीवन, 14 साल, आजीवन का मतलब आजीवन ही है। आजीवन का मतलब होता है कि लास्ट अंतिम सांस जेल के अंदर ही रहेगा, आजीवन कारावास ये होता है। लेकिन जहाँ पर ये जो प्रोविज़न आया था कि जो सेक्शन है, अब तो ये 20 ईयर्स कर दिया इसको, पहले ये 14 साल होता था, तो नॉर्मली आजीवन कारावास को 14 साल की सज़ा लोग मान लेते थे, ठीक है ना। तो 14 साल की सज़ा नहीं है, हाँ कहीं पर सज़ा कम है, तो 14 साल एग्रीगेट से ज़्यादा नहीं दे सकते, ये आजीवन कारावास नहीं है यहाँ पर। फिर है the aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offence। तो एग्रीगेट पनिशमेंट भी ये तो देखना ही है कि 20 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, ये भी देखना है कि एग्रीगेट पनिशमेंट ट्वाइस ऑफ द अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब जैसे कि 7 का ट्वाइस कितना हो गया, 14 साल, ठीक है, तो 14 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, ये भी देखना है। For the purpose of appeal of a convicted person, अपील के केस में the aggregate of the consecutive sentence passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence। जो consecutive लगातार जो उसको मतलब सेंटेंसेस मिल रहे हैं, उसको एक सिंगल सेंटेंस मिले, सेंटेंस समझा जाएगा, सिंगल सज़ा समझी जाएगी, और उस सज़ा के हिसाब से वो क्या करेगा, अपील करेगा। क्योंकि अपील में भी ऐसे ही प्रावधान दे रखे हैं कि 100 रुपये का जुर्माना लगाया, इतने टाइम की सज़ा दी तो किसके पास जाएगा अपील करने। तो उसमें कॉन्जिक्यूटिव अगर एक के बाद एक अगर सज़ा दी गई है तो उनका एग्रीगेट सिंगल सज़ा मानकर और उसके आधार पर उसको क्या किया जाएगा, अपील के लिए उसको भेजा जाएगा, या अपील वो उसके आधार पर कर सकता है। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो कोर्ट के ऊपर है कि एक साथ चलेगी या 1 बाय 1 चलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो एग्रीगेट अगर उससे उनसे ज़्यादा भी हो जाता है, सिंगल ऑफेंस में तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एग्रीगेट ज़्यादा हो जाता है सज़ा का, तो ज़रूरी नहीं है कि हायर कोर्ट को भेजो। जो एग्रीगेट है, लेकिन इतना एग्रीगेट नहीं होना चाहिए कि 20 साल ही एक्सीड कर जाए और उसकी जो पावर है सज़ा देने की उसका डबल से भी ज़्यादा हो जाए, इतना नहीं होना चाहिए। और अपील के केस में कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस को एक सेंटेंस मानकर अपील की जाएगी, ठीक है। ये सेक्शन था 25 जो CRPC का सेक्शन 31 होता था। अब है सेक्शन 32, ठीक है, सब वन लाइनर है। मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, ठीक है, शक्तियाँ प्रदान करने का तरीका क्या होगा। सेक्शन 26 है। सेक्शन 26 क्या कहता है, इन कन्फरिंग पावर अंडर दिस संहिता द कोर्ट, हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी may by order empower person especially by name or in virtue of their offices or classes of official generally by their official title, ठीक है। मतलब पावर देते समय जैसे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर देती है, तो उनके टाइटल्स के हिसाब से उनको पावर्स को कन्फर किया जाएगा, मतलब प्रदान की जाएगी। एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच कम्युनिकेटेड टू सच पर्सन सो एम्पावर्ड। और ये ऑर्डर कब इफेक्टिव होंगे, जब उस व्यक्ति को बता दिए जाएंगे, कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे जिस जो कि एम्पावर्ड है ऐसी शक्तियाँ लेने के लिए, तो तब से वे इफेक्टिव ऑर्डर माने जाएंगे। टाइटल भी सेक्शन था। सेक्शन 27 चलते हैं अपन। पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड। अब जो ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी। Whenever any person holding an office in the service of government who has been invested by High Court or the state government with any power under this Sanhita throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature, ठीक है, उसको उसी मतलब प्रकृति के कार्य विभाग के अंदर उसको लगाया जाएगा, ठीक है। एंड विद इन लाइक लोकल एरिया अंडर द सेम स्टेट गवर्नमेंट, सेम स्टेट गवर्नमेंट में ही
ही शैल अनलेस द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज में बी अदरवाइज डायरेक्ट, जैसा कि अन्यथा कुछ हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ना कहे, otherwise directs or has otherwise directed exercise the same powers in the local area in which he is so appointed. सेक्शन 22 28 ये भी वो भी वन लाइनर है, ठीक है। मेन जो सेक्शन थे वो आगे के 3-4 ही थे, वो मैंने बता दिया आपको डिटेल में। सेक्शन 28 है, फर्स्ट कहता है द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी may withdraw all or any of the power conferred by it under this संहिता of on any person और any और by any officer subordinate to it, मतलब withdrawal of power, किसी से भी विड्रॉल होता है वापस लेना, किसी से भी पावर कौन ले सकता है, या तो हाई कोर्ट ले सकता है या स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है वापस। इनको जो शक्तियाँ प्रदान की गई है, जो शक्तियाँ दे सकता है, तो वो शक्तियाँ वापस छीन भी सकता है। पहले होता था जो ये राक्षस वगैरह हवन करके और है तपस्या करके महादेव जी ब्रह्मा जी को पटा लेते थे, और फिर वो बाद में क्या करते थे, महादेव जी और ब्रह्मा जी जब इनके राक्षसों के मतलब काम ऐसे बहुत गंदे गंदे वापस बहुत ज़्यादा हो जाते थे, इनकी मात्रा बढ़ जाती थी, तो वही प्लानिंग करके वापस इनसे शक्तियाँ छीन लेते थे। ठीक है, होता था विड्रॉल ऑफ पावर, वही है ये विड्रॉल ऑफ पावर, वापस उनसे शक्तियाँ ले लेना। ठीक है, फिर उन राक्षसों को मार देते थे और शक्तियाँ ले लेते थे। तो सेम यही काम है यहाँ पर भी। यहाँ पे राक्षस नहीं है, यहाँ पे हाई कोर्ट और के अंदर जो बैठे हुए ऑफिसर्स है, अधिकारी है, उनसे शक्तियाँ वापस ली जा रही है। ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है। एंड सेकंड है एनी पावर्स कन्फर्म्ड बाय विच चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, सीजीएम और डीएम, ठीक है, में विड्रॉन बाय द रेस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट। अब सीजीएम किससे करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। डीएम किससे करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं एसडीएम जो होते हैं, उनसे विड्रॉ करेगा पावर, क्योंकि उसके ही सबॉर्डिनेट बताए थे ना। फिर है by which whom such powers were conferred. सेक्शन 29 है पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस, ठीक है, जो वापस सक्सीड करेगा उनको। ठीक है, जैसे ट्रांसफर होता है, अगला जो भी अधिकारी आएगा, जो भी जज आएगा वहाँ पर, ठीक है, ट्रांसफर्ड होके, ठीक है, तो वो उसको सक्सीड कर रहा है, तो सक्सीड कर रहा है तो वो उसकी पावर को एक्सरसाइज करेगा, पहले वाले की पावर को। तो यही सेक्शन 29 कहता है। सेक्शन 29 फर्स्ट कहता है सब्जेक्ट टू द other provision of this संहिता the powers and the duties of a judge or magistrate may be exercised or performed by his successor in office, जो उसको सक्सीड करेगा, मतलब उसके बाद जो आएगा। सेक्शन सबसेक्शन 2 when there is any doubt as to who is the successor in office, the session judge may shall determine by order in writing the judge who shall, ठीक है, अगर मान लो डाउट है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लाइन हेडिंग मतलब हाईलाइट कर लेना। अगर सक्सेसर इन ऑफिस के लिए डाउट है तो कौन डिसाइड करेगा, सेशन जज डिसाइड करेगा। सेशन जज शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ये भी रिटन ऑर्डर से करेगा। जज हु शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता एनी प्रोसीडिंग और ऑर्डर देयर अंडर बी डीम्ड टू बी इन सक्सेसर इन ऑफिस, कि किसको माना जाए सक्सेसर इन ऑफिस है। और थर्ड है व्हेन देयर इज एनी डाउट एज टू हु इज सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी मजिस्ट्रेट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एनी मजिस्ट्रेट के केस में डाउट है तो सीजीएम और द डीएम ऐसा केस में भी शैल डिटरमाइन by order in writing the magistrate who shall for the purpose of this संहिता ये सक्सेसर इन ऑफिस। देखो किसी भी मजिस्ट्रेट के केस में तो देखो सीजीएम और डीएम अपने रेस्पेक्टिव जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उनके मतलब है उनके कह सकते हैं उनके लिए क्या कर सकता है, उनके बिहाफ पर या उनके लिए क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि कौन सक्सेसर इन ऑफिस होगा मजिस्ट्रेट के केस में, एनी मजिस्ट्रेट के केस में। और सेशन जज मतलब सिंपल दे रखा, कोई भी डाउट होगा सक्सेसर इन ऑफिस, इतना ही लिख रखा है, कोई भी डाउट होगा सक्सेसर इन ऑफिस, कुछ भी नहीं लिख रखा, तो वो सेशन जजेस ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में सेशन जज डिसाइड कर रहा था, दूसरे वाले में एनी मजिस्ट्रेट के केस में सीजीएम और डीएम डिसाइड करेगा अपने रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट के केस में कि कौन सक्सेसर इन ऑफिस होगा। तो ये सिंपल एक छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर 3 बीएनएसएस का, जो इसके बारे में बात करता था कि मजिस्ट्रेट कौन से कोर्ट कौन से ट्रायल करेंगे। ठीक है, पहला जो सेक्शन है सेक्शन 21 इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 22, 23
24, 25 और 25 तक इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 23 और सेक्शन 24 और 25 ये 3 सेक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखें आप, और इनसे कम्युनिटी सर्विस का भी ध्यान रखें। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का भी पूछ सकते हैं कि कम्युनिटी सर्विस के अंदर आप क्या लोगे। ठीक है, किसको इंक्लूड करोगे। और ये सेक्शन 4 जो PNS है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट या पनिशमेंट के बारे में जो बताता है, उसमें इंक्लूड किया गया है। वहाँ पर कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन नहीं किया कर रखा है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस को जो एक्सप्लेनेशन है 23 का एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 23 का जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन कर रखा है। अब इसके बात आती है कि इससे रिलेटेड केस की। ठीक है, एक बार मैं केस देखिए है तो कोई बताना चाहूँगी मैं। वैसे लगभग 4-5 केस आप ध्यान में रख सकते हैं। केस आप ध्यान में रखो, इसके लिए तो बताएं आपको। ऐसा कोई केस इसमें है नहीं। जैसे एक केस सेक्शन जो इसका आया था ना 20, जो डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस के अंदर, तो उसमें आप रेफर कर सकते हो शरद हीरो कोलंबी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। शरद हीरो कोलंबी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 सुप्रीम कोर्ट केसेस SCC। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिफ़ॉल्ट सेंटेंस मस्ट बी इन एक्सेस और इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस। वो ही बात लिख रखी जो सेक्शन में लिख रखी, जो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस होगा वो इन एडिशन होगा सब्सटेंटिव सेंटेंस के। कॉन्करेंट रनिंग ऑफ डिफ़ॉल्ट सेंटेंस इंटर से और विद डिफ़ॉल्ट सेंटेंस इज नॉट परमिसिबल। मैंने अभी बताया था कॉन्करेंट ही रन कर दिया, 1 साल की तो सब मूल सज़ा मिली है और 2 महीने की उसको डिफ़ॉल्ट में सज़ा मिली है, और 1 साल के अंदर ही इंक्लूड कर दिया, तो फिर उसने तो जुर्माना भी नहीं दिया और डिफ़ॉल्ट के अंदर उसने सज़ा भी नहीं काटी, तो उसको तो और बेनिफिट हो गया। जुर्माना भी मत दो और सज़ा भी कम खाओ। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होगा। कंकरेंट जो रनिंग होगी वो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस से शुरू से ही क्या होगी, मतलब अलग होगी और एक साथ परमिसिबल नहीं होगी। ये बात कह रखी है शरद हीरो कोलंबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसके बाद एक केस जो है आप, जो ये था कंजिक्यूटिवली रन होगी या कंकरेंटली रन होगी, एक के बाद एक या एक साथ रन होगी, उसके अंदर एक केस है गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2019 क्रिमिनल लॉ जनरल का केस है। गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, क्रिमिनल लॉ जनरल 2019 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफाई वेदर sentences awarded to an accused convicted for 2 or more offences would run concurrently or consecutively। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी करा है लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, टू स्पेसिफाई मतलब आप जजमेंट लिखो। ठीक है, जजमेंट में ये बात स्पेसिफिकली निर्णय में लिखो कि ये जो सज़ा आपने दी है वो एक साथ चलेगी या अलग अलग चलेगी, वेदर इट इज़ रन कंकरेंटली or it is consecutively, it to be specify specifically it is mandatory legal requirement or it is held by the Supreme Court in the case of the Gagan Kumar versus State of Punjab 2019 criminal law general। ओके, आगे एक बात और आती है कॉन्सिक्यूटिव रनिंग ऑफ लाइफ सेंटेंस की बात आती है। लाइफ सेंटेंस का कॉन्सिक्यूटिव रन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 या 5 से अधिक जज होते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कहलाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इन क्या है ये, मथुरा मलिंगम वर्सेस स्टेट 2016। वापस बोल देती हूँ, मथुरा मलिंगम वर्सेस स्टेट 2016 हेल्ड डेट लाइफ सेंटेंस कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू रन कॉन्जिक्यूटिवली। लाइफ सेंटेंसेस को आप कॉन्सिक्यूटिवली रन डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। द कोर्ट क्लैरिफाइड द मल्टीपल सेंटेंस ऑफ imprisonment of life can be awarded for multiple offences but the same cannot be directed run consecutively। ठीक है, वो मतलब मल्टीपल आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो, लेकिन कंसिक्यूटिवली रन के लिए आप नहीं बोल सकते। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैसे कंसिक्यूटिवली आप बोल सकते हो। ठीक है ना, आजीवन कारावास मतलब आजीवन कारावास ही होता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सेक्शन जो चैप्टर 3 है
उसके अंदर बताया। अभी तक अपन ने जो सेक्शन इसके कवर कर रहे हैं वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 29 तक कवर करे हैं। आगे भी कोशिश करेंगे जल्दी ये सब BLSS को अपन पूरा करें। आपके साथ साथ मेरी भी BLSS एक बार वापस कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।